ईडीयू इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जेबी गुप्ता बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। मैं इस वीडियो में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंगल फेज एसी मोटर आर यूज इन लार्ज नंबर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो सिंगल फेज एसी मोटर होता है उसका हम यूज करते हैं लार्ज नंबर में, ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन गिवन है, there are great variety of useful service in the home, office, the factory, in business establishment and on the farm. Second बोल रहा है, there are wide application in automatic control device of various type. सी बोल रहा है लोअर कोस्ट। डी में ऑप्शन बोल रहा बोथ ए एंड बी। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ज़्यादा यूज होने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो सिंगल फेज एसी मोटर है इसका बहुत सारे वैरायटी हम यूज़ करते हैं होम सर्विस के लिए, ऑफिस में भी यूज किए जाते हैं सिंगल फेज एसी मोटर, और बिजनेस पर्पस के लिए भी हम लोग एसी सिंगल फेज एसी मोटर का यूज करते हैं। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, देयर वाइड एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस में भी इसका यूज जो होता है सिंगल फेज एसी मोटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो सिंगल फेज एसी मोटर है उसका लार्ज नंबर ऑफ मोटर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ ड्यूअल वोल्टेज सिंगल फेज एसी मोटर कैन बी ऑपरेटेड ऑन आइदर। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूअल वोल्टेज सिंगल फेज एसी मोटर जो है वो ऑपरेट होगा ऑन, पहला ऑप्शन गिवन है 230 और 400 वोल्ट, बी बोल रहा है 30 और 400 वोल्ट, सी बोल रहा है 150 और 230 वोल्ट, डी बोल रहा है 160 और 320 वोल्ट। तो हमने जाना है कि 230 वोल्ट सप्लाई हम लोग देते हैं सिंगल फेज में, ठीक है, उसमें कभी भी हम लोग 400 वोल्ट सप्लाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में सिंगल फेज एसी मोटर की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है 30 वोल्ट, तो हम कभी भी 30 वोल्ट सप्लाई नहीं देते सिंगल फेज एसी मोटर में, हम हमेशा 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं। अगर वही बात करें डी का, तो डी में बोल रहा है 160 और 320 वोल्ट, तो ऐसे सप्लाई हम लोग कभी यूज नहीं करते एसी मोटर में। 160 वोल्ट की सप्लाई नहीं दी जाती है, ना ही 320 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, 150 और 220 वोल्ट, 115 टू 220 वोल्ट, या तो 115 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सिंगल फेज एसी मोटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ। तो सिंगल फेज जो एसी मोटर होता है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं बेसिक ऑफ। पहला ऑप्शन गिव है कंस्ट्रक्शन, दूसरा है स्टार्टिंग मेथड, सी बोल रहा है साइज, डी बोल रहा है आरपीएम एंड ई बोल रहा है बोथ कंस्ट्रक्शन है ना स्टार्टिंग मेथड। तो जी हाँ, जो सिंगल फेज एसी मोटर है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और उसके स्टार्टिंग मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल फेज एसी मोटर होता है उसको वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब हम सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो फील्ड बनता है, एक रोटेटिंग, एक बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड बनता है, एक फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड बनता है। दोनों फील्ड जो होते हैं सेम ही स्पीड में रोटेट करते हैं, एनएस सिंक्रोनस स्पीड में, ठीक है। जिसकी वजह से जो नेट टॉर्क मिलता है वो 0 मिलता है, जिसकी वजह से रोटर जो है रोटेट नहीं कर पाता है। तो इस टाइप के सिंगल फेज एसी मोटर में हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए कोई एक स्टार्टिंग मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लगाकर हम क्या करते हैं सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्टेड करते हैं, ठीक है। विदाउट ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो सिंगल फेज एसी मोटर होता है वो स्टार्ट नहीं होता है, रोटर रोटेट नहीं कर पाता। इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि जो नेट टॉर्क है वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट नहीं कर पाता है। तो और दूसरा है कि इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो कंस्ट्रक्शन और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बेसिस से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं सिंगल फेज एसी मोटर को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर, पहला है स्टेटरी सप्लाई विद अ सिंगल फेज एसी, बी बोल रहा रोटरी सप्लाई विद सिंगल फेज एसी, सी बोल रहा रोटर इज ए केग रोटर, डी है रोटरी इज अ वुंड रोटर, ई बोल रहा बोथ ए एंड सी।
तो हम लोग जानते हैं जो सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो हम लोग जब भी सप्लाई देते हैं वो स्टेटर में सप्लाई देते हैं और स्टेटर में ही हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं और एक मेन वाइंडिंग लगाते हैं। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है। इसके वजह से हमारा जो रोटर होता है वो रोटेट करता है, क्योंकि नेट टॉर्क कुछ मिल जाता है। नेट टॉर्क जीरो नहीं होने की वजह से रोटर रोटेट करने लगता है। तो स्टेटर में हम लोग सप्लाई देते हैं, रोटर में हम लोग सप्लाई नहीं देते, ठीक है। और रोटर जो होता है वो केग रोटर होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था स्क्वायर केग इंडक्शन मोटर में। तो उसमें जो रोटर यूज करते थे वो केग रोटर होता था। उसमें क्या होता था कि जो स्लोट्स होते थे वो थोड़ा स्क्यूड होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो लॉकिंग जो टेंडेंसी होता था वो लॉकिंग टेंडेंसी को रिड्यूस किया जाता था, ठीक है। तो ये एडवांटेज था केग रोटर का। तो केग रोटर ही हम लोग सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। और दूसरा हमारा जो सप्लाई है वो हम लोग स्टेटर में देते हैं और स्टेटर में ही हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग रहता है, ठीक है। दोनों ही जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होता है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड सी। सप्लाई स्टेटर में देते हैं और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि रोटर जो होता है वो केग रोटर होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोटर स्लॉट इन एन इंडक्शन मोटर आर यूजुअली नॉट कैप पैरेलल टू द शाफ्ट एट इट। हमने बताया था कि जो रोटर हम यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में वो हमारा होता है केग रोटर। और हम लोग जानते हैं केग रोटर में जो स्लॉट्स होते हैं वो थोड़ा स्क्यूड होते हैं, जिसके वजह से ये पैरेलल नहीं होता है शाफ्ट के पैरेलल नहीं होते। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि हम लोग रिड्यूस कर सके टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टेटर। जो टेंडेंसी होता है रोटर टीथ का स्टेटर टीथ के अंडर, जो रोटर टीथ का आने का जो टेंडेंसी होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस चीज को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर दिया है, तो इसे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहला ऑप्शन गिवन है सेल्फ स्टार्टिंग, बी बोल रहा नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सी बोल रहा सेल्फ स्टार्टर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, डी बोल रहा नॉन ऑफ द अबव। अगर ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं गिवन होता तो हम आंसर ऑप्शन बी देते कि नॉट सेल्फ स्टार्टर। हम लोग जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है, लेकिन उसको सेल्फ स्टार्टर बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करते हैं जो उसको सेल्फ स्टार्टर बना देता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है कि सेल्फ स्टार्टर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। जैसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री रखते हैं, तो हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड हो जाता है, ठीक है। ऐसा अब सवाल उठता है कि हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाने से ऐसा क्या हो जाता है जिसके वजह से जो नेट टॉर्क जीरो पहले था वो नेट टॉर्क जीरो नहीं रह जाता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं तो हमारा जो हमारा दो हमने देखा था कि दो फील्ड बन रहा है, एक फॉरवर्ड फील्ड है, एक हमारा बैकवर्ड फील्ड है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं तो हमारा जो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से जो नेट टॉर्क हमें कुछ मिलने लगता है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट करने लगता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, तो उसमें क्या होता है कि हम कैपेसिटर लगा देने से हमारा जो मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री हो जाता है, जिसके वजह से जो बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और सिर्फ उस समय सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है। तो वहाँ का जो स्पीड होता है स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लगाते हैं, वहाँ कोई भी कैपेसिटर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो कैपेसिटर में यूज करते हैं उसके जगह पे अगर इंडक्टर लगा देते हैं तो क्या हमारा मोटर रोटेट करता है? तो जी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं जो स्टेटर में जो स्टेटर है वो हमको इंडक्टिव पावर ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टेटर में हम लोग जो सप्लाई देते हैं वो इंडक्टिव नेचर का होता है, जिसके वजह से जो हमारा करंट है, जो मेन करंट है वो लेग करता है। अगर हम इसमें इंडक्टर लगा देते तो हमारा ऑक्सिलरी करंट भी लेग कर जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो फेज डिफरेंस है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच वो जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से रोटर जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इंडक्टर की जगह पर अगर रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो हमारा जो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कुछ रहेगा, मतलब कुछ एंगल से फेज डिफरेंस रहेगा, वो अप्रोक्स मान लीजिए थीटा एंगल से दोनों के बीच फेज डिफरेंस होगा,
क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेसिस्टिव जब होता है तो वो जो करंट होता है इन द फेज ऑफ वोल्टेज होता है, मतलब वोल्टेज के फेज में करंट होता है। तो जिसके वजह से जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो तो लेग करेगा क्योंकि वो लेगिंग नेचर का है। तो मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो लेग करेगा और ऑक्सिलरी, मान लिया वी डिफरेंस है तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट आएगा। अगर रेसिस्टिव नेचर का लगाते तो कुछ फेज डिफरेंस है जिसके वजह से रोटर रोटेट करेगा। लेकिन इंडक्टिव होने के केस में क्या हो रहा है कि दोनों ही लेग कर जा रहे हैं और नेट जो रिजल्ट जो फेज डिफरेंस जो है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच वो जीरो हो जा रहा है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो इस क्वेश्चन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस इन अ सिंगल फेज मोटर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स ऑफ डैश इट एम्पलीट्यूड एंड रोटेट इन डैश डायरेक्शन विथ सिंक्रोनस स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी हम लोग को पता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जब हम चलाते हैं तो हमको पल्सेटिंग फील्ड मिलता है और जो पल्सेटिंग फील्ड होता है उसमें दो फील्ड होता है, एक होता है बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है बैकवर्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का और फॉरवर्ड का, दोनों का ही सेम मैग्नीट्यूड होता है और दोनों ही सेम स्पीड में रोटेट करते हैं। लेकिन दोनों का जो स्पीड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन दोनों ही का स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है फाई एम बाई 2, इसका होता है फाई एम बाई। तो यहाँ पर जो सही होगा रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट ऑफ हाफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब हमने देखा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। पल्सेटिंग फील्ड में एक तो आपका एक रोटेट करना चाह रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक रोटेट करना चाह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जिसके वजह से नेट टॉर्क जीरो हो जा रहा था और रोटर रोटेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जो रोटेट कर रहा था बैकवर्ड फील्ड में उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है फाई एम बाई 2, जो फॉरवर्ड में रोटेट कर रहा था उसका जो एम्पलीट्यूड है वो फाई एम बाई 2 है। ठीक है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड है वो सेम है और दोनों ही सेम ही स्पीड पे रोटेट कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज एक्साइटेड विथ सिंगल फेज एसी वोल्टेज, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इज इक्विवेलेंट टू। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब सिंगल फेज मोटर को एक्साइटेड किया गया है सिंगल फेज एसी वोल्टेज से, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगा वो इक्विवेलेंट होगा। पहला ऑप्शन गिवन है टू फील्ड्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। सेकंड बोल रहा है टू फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। सी बोल रहा है टू फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। डी बोल रहा है टू फील्ड रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन बट एट डिफरेंट स्पीड। हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर हम बोलते हैं पल्सेटिंग फील्ड, जो हमारे सिंगल फील्ड में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो दो बनते हैं जिसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग फील्ड। ठीक है, मतलब एक अपोजिट दोनों ही फील्ड जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो नेट टॉर्क मिलता है वो जीरो मिलता है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज जो मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो दो फील्ड है वो रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि दोनों ही जो फील्ड है वो रोटेट करते हैं सिंक्रोनस स्पीड में बट अपोजिट डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एम्पलीट्यूड भी सेम होता है फाई एम बाई 2 फाई एम बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, टू फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सिंगल फेज इंडक्शन motor with only the main winding excited would exhibit the flowing response at synchronous speed। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ ओनली द मेन वाइंडिंग एक्साइटेड है वुड एग्जिबिट द फ्लोइंग रिस्पॉन्स एट सिंक्रोनस स्पीड में वो फ्लोइंग रिस्पॉन्स दे रहा है। पहला ऑप्शन गिवन है रोटर करंट इज जीरो। पहला बोल रहा है कि जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो रोटर करंट का जो रिस्पॉन्स है वो जीरो है एट सिंक्रोनस स्पीड में। दूसरा बोल रहा है रोटर करंट इज नॉन जीरो एंड इज एट स्लीप फ्रीक्वेंसी एट सिंक्रोनस स्पीड। सी बोल रहा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टोटली फील्ड आर इक्वल।
डी बोल रहा है फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड इज मोर देन बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, हम लोग जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है, और एक फील्ड जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है, दूसरा फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसके वजह से नेट टॉर्क जो मिलता है वो जीरो मिलता है। इतना तो हमें कंफर्म पता है। ठीक है, और हमको पता है कि दोनों ही फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं सेम स्पीड में, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे दोनों ही रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि अब हमको दो स्लिप मिलने वाला, एक SF मिलने वाला फॉरवर्ड स्लिप, एक मिलने वाला बैकवर्ड स्लिप। तो SF क्या होगा, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, ये हमको क्या देने वाला है, स्लिप। अगर एज्यूम कर लेते हैं कि NS इक्वल टू NR एट सिंक्रोनस स्पीड की बात करें तो NS इक्वल टू NR, NR इक्वल टू NS, तो हमको जो स्लिप मिलेगा वो कितना मिलेगा। अगर रोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लगा तो फॉरवर्ड स्लिप हमको क्या मिलने वाला है, 0। वही हम बैकवर्ड स्लिप की बात करें तो इसका पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, NS माइनस बैक में रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस NR हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, अच्छा हमें ऐसा लिख सकते हैं 2NS माइनस NS प्लस NR। मैंने कुछ नहीं किया है, एक NS ऐड किया है और एक NS को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बोथ आर सेम। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2NS रहने देते हैं और यहाँ पर इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा NS माइनस NR। ठीक है, डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखे 2NS बाई NS माइनस NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, ब्रैकेट में इसको रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलने वाला है, 2 माइनस NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS इक्वल टू स्लिप। तो हमको जो मिला SB मतलब बैक स्लिप जो मिला, बैकवर्ड स्लिप जो मिला वो 2 माइनस S मिला। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि S 0 है, ठीक है, एस कब 0 होगा, जब हमारा रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा तो स्लिप हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बैक जो स्लिप मिलने वाला है, बैकवर्ड स्लिप, वो मिलने वाला है 2। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारा फॉरवर्ड स्लिप है वो 0 हो जा रहा है जब हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वही हम देख रहे हैं जो हमारा बैकवर्ड जो स्लिप है वो हमारा 0 नहीं हो रहा, वो 2 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 है। ठीक है, तो हमारा जो रोटर स्लिप होगा विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड रोटर करंट इज प्रोड्यूस। ठीक है, एट स्लिप फ्रीक्वेंसी, मतलब करने का मतलब हो रहा है जो रोटर स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड रोटर करंट इज प्रोड्यूस एट स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि रोटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो रोटर करंट अब हमारा नॉन जीरो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैकवर्ड फील्ड की वजह से जो रोटर करंट है वो नॉन जीरो होगा एट स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, रोटर करंट इज नॉन जीरो एंड इज एट स्लिप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट n RPM। ठीक है, इट्स सिंक्रोनस स्पीड इज NS इफ स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड इज S। व्हाट इज स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड। अभी जस्ट मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया कि जो बैकवर्ड जो फील्ड होगा उसका स्लिप कितना होगा, तो वो होगा 2 माइनस S। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको मैंने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हम लोग जानते क्या है, स्लिप इक्वल टू होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें बैकवर्ड स्लिप की तो फॉरवर्ड स्लिप के लिए होता है। बैकवर्ड स्लिप की हम बात करें तो हमारा जो है रोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक NS को ऐड करेंगे और एक NS को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2NS माइनस NS प्लस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं 2NS डिवाइडेड बाय NS रहने देते हैं, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो हमको वैल्यू मिल रहा है 2 माइनस S। ठीक है, बैक स्लिप जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 2 माइनस S। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ अ स्प्लिट फेज मोटर द फेज शिफ्ट बिटवीन द करेंट्स इन 2 वाइंडिंग इज अराउंड। तो जो स्लिप्ट फेज जो मोटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रनिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, एक हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी कैपेसिटर हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट फेज मोटर। नाम से ही पता चल रहा है कि फेज को स्प्लिट किया जा रहा है, फेज को दो करंट जो है
हमारे पास दो करंट मिलने वाला, एक मेन करंट मिलने वाला, एक ऑक्सिलरी करंट मिलने वाला, ठीक है। तो मेन करंट का जो, अब हम लोग को पता है कि दोनों ही वाइंडिंग जो है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों ही 90 डिग्री के फेज शिफ्ट में है, ठीक है। अब हमारा जो मेन, मान लीजिए वोल्टेज रेफरेंस है, ये भी वोल्टेज को रेफर किया गया, रेफरेंस लिया गया है, और हमारा मेन वाइंडिंग जो है वो लेग करेगा। अब सवाल उठता है, दोनों ही लेग करेंगे क्योंकि दोनों ही इंडक्टिव नेचर के, ठीक है, लेकिन मेन वाइंडिंग ज्यादा लेग करेगा कंपेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होता है अराउंड 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने बता दिया कि मेन वाइंडिंग जो होगा, मेन वाइंडिंग का जो करंट होगा वो ज़्यादा लेग करेगा कंपेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा जो मेन वाइंडिंग होता है उसमें जो टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके वजह से वो ज़्यादा लेग करता है। वही अगर हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, प्लस उसका जो मेन वाइंडिंग का जो थिकनेस होता है वो भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यही कारण है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन वाइंडिंग, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है? कि देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, हमारा कम है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन वाइंडिंग, ठीक है। तो ये रीज़न है, आपको समझ में आ गया कि क्यों मेन करंट जो है वो क्यों लेग कर रहा है ज़्यादा ऑक्सिलरी करंट से, क्योंकि ये ज़्यादा इंडक्टिव नेचर का है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अराउंड होता है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 30 डिग्री, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच, सॉरी मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट के बीच, ठीक है। मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन 8-pole 50 Hz single phase induction motor is running at 690 rpm. The slip with respect to forward फील्ड इज, हमको स्लिप फाइंड आउट करना है फॉरवर्ड फील्ड में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनएस फाइंड आउट कर लेते हैं। एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो यहाँ पर वैल्यू, एनएस की वैल्यू आ गई 750 आरपीएम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप का फॉर्मूला सेम ही है, एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस, ठीक है। तो एनएस हमें पता है 750 और हमारा एनआर गिवन है 690 डिवाइडेड बाय 750, ठीक है। वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 750। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाला है वो है 0.08, आंसर आएगा 0.08। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.08 वैल्यू, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन 8-pole सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 690 आरपीएम, ठीक है। व्हाट इज इट स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड रिस्पेक्टिवली। तो जस्ट यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 8 ही पोल था और फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली नहीं गिवन है, तो हम 50 हर्ट्ज ही कंसीडर करेंगे। तो हम लोग को एनएस तो वही मिलने वाला जो पहले था, वो मिलेगा 750 आरपीएम, ठीक है। और एनआर भी हमारा सेम ही गिवन है, तो हमारा जो फॉरवर्ड स्लिप जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 0.08, ठीक है। तो यहाँ पर 0.08 मिलेगा। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बैक स्लिप के बाद। बैक स्लिप, तो बैक स्लिप का जस्ट हमने फाइंड आउट किया था 2 माइनस एस होता है वैल्यू। तो 2 माइनस स्लिप हमने फाइंड आउट किया कितना, 0.08। तो क्या मिलने वाला वैल्यू 1.92, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गेट 2008 में, ठीक है। ये बोल रहा है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4-pole सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ इतना आरपीएम, ठीक है। इफ द रोटर रेसिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल इज 7.8 ओम, ठीक है, then the effective rotor resistance in the backward branch ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका इक्विवेलेंट जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पर इंडक्टर होता है, ठीक है, ये R1 होता है, ये X1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सप्लाई देते हैं वोल्टेज को,
मतलब मोटर को सप्लाई यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होता है मैग्नेटिक रिएक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होता है रेसिस्टेंस R2 डैश बाई 2s, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रिएक्टेंस होता है वो होता है X2 डैश बाई 2, ठीक है। फिर उसे ये तो हमारा फॉरवर्ड फील्ड के लिए हो गया। अब बैकवर्ड के लिए हम लोग करते हैं। बैकवर्ड में हमारा ये फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड के लिए है। अब बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड के लिए बनाते हैं। यहाँ पर भी हमारा होगा एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होगा एक रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं R2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस एस, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर होगा, ये होगा X2 डैश बाई 2, ठीक है। और ये हमारा पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इफेक्टिव जो रेसिस्टेंस है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, बैकवर्ड ब्रांच का। बैकवर्ड ब्रांच हमारा ये है, ठीक है। इसका हमको फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस इन द बैकवर्ड ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी। तो ये बैकवर्ड ब्रांचेज है, तो इसमें बैकवर्ड ब्रांच है, तो इसका जो इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस है वो ये है। मतलब इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस इज नथिंग बट R2 डैश डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस एस, यही वैल्यू होगा इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस का, ठीक है। रोटर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता क्या है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा NS, क्योंकि हमें NS पता नहीं है, ठीक है। तो NS इक्वल टू हो जाएगा 120F बाई P, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 और पोल गिवन है 4। तो हमें वैल्यू मिलने वाला है 1500 RPM, ठीक है, ठीक है। और NR भी हमको पता है, तो NR भी हमें मिल जाएगा कितना, NR गिवन है 1425। तो स्लिप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, ठीक है। हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो कितना वैल्यू मिलने वाला, ऊपर में 75 मिलने वाला, नीचे में 1500, ठीक है। तो वैल्यू आएगा 0.05, ठीक है। तो हमारा S मिल गया 0.05, ठीक है। हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस। तो इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस एस, ठीक है। तो R2 का वैल्यू हमें गिवन है 7.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस एस, स्लिप हमें पता है 0.05, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 7.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.95। तो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 2 ओम, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की ओर रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, 2 ओम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए सिंगल फेज मोटर का। उसके बाद आपको उससे फाइंड आउट कर सकते हैं इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस इन द बैकवर्ड ब्रांच का। अगर बोला जाता है इफेक्टिव रोटर रेसिस्टेंस इन द फॉरवर्ड ब्रांच, तब हम लोग लेते हैं R2 बाई 2s, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया था बैकवर्ड ब्रांच का, तो हमने लिया R2 डिवाइडेड 2 इंटू 2 माइनस एस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है comparative study of the torque slip characteristics of a balanced polyphase induction motor and that of single phase induction motor, it is found that for zero slip। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्लिप क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर हमारा जो स्लिप होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमको मिलता है कर्व टॉर्क वर्सेस स्लिप का 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। वही अगर हम बात करें पॉली फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो टॉर्क वर्सेस स्लिप का जो ग्राफ होता है, यहाँ पे S इक्वल टू 0 होता है, ये होता है S इक्वल टू 1, तो ठीक है। तो वहाँ पर हमको मिलता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क हमारा 0 है एट स्लिप इक्वल टू 1 पे, मतलब हम जब हमारा रोटर स्टेशनरी है, स्टिल है, तब भी हमारा जो टॉर्क है वो 0 है। जब हमारा जो रोटर है सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा है, तब भी हमारा जो टॉर्क है वो 0 है, ठीक है।
दोनों ही कंडीशन में हमारा टॉर्क 0 है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। द टॉर्क फॉर द फॉर्मर इज 0 एंड हैज अ नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू फॉर द लेटर। तो बोला जा रहा है इट इज, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जाए, क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि टॉर्क वर्सेस स्लिप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, उसको कंपेयर करें तो इट इज़ फाउंड दैट द जीरो स्लिप है। जीरो स्लिप हमारे यहाँ पर है, तो देख रहे हैं कि दोनों ही स्लिप में, जीरो स्लिप में, दोनों ही कर्व में, जीरो स्लिप में क्या है कि टॉर्क हमारा 0 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द टॉर्क फॉर द फॉर्मर इज 0। फॉरवर्ड मतलब पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो होता है 0 होता है और हैज़ नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू फॉर द लेटर। और बोल रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में नॉन जीरो टॉर्क होता है, नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू होता है किसका, टॉर्क का। ठीक है, तो ऐसा हम लोग देख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दोनों ही कंडीशन में देख रहे हैं कि स्लिप 0 पर टॉर्क 0 ही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है द टॉर्क हैज नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू ऑन द फॉर्मर। मतलब बोला जा रहा है कि स्लिप 0 है तो जो टॉर्क मिल रहा है वो नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है, 0 नहीं है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी सही नहीं है। एंड द नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू ऑन द लेटर, और सिंगल फेज के लिए नॉन जीरो वैल्यू मिल रहा है लेकिन नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी बोल रहा है टॉर्क इज 0 ऑन बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि टॉर्क जो है दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स में 0 मिल रहा है एट स्लिप इक्वल टू 0। जब स्लिप 0 है तब हमारा जो टॉर्क मिल रहा है दोनों ही केस में, सिंगल फेज और पॉलीफेज दोनों ही केस में जो टॉर्क मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ठीक है, फॉर 0 स्लिप। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन 2 वाइंडिंग डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ। बोल रहा है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज प्रोड्यूस बाय अ करंट इन 2 वाइंडिंग डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री। बोल रहा है कि जब हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो दोनों वाइंडिंग के बीच जो फेज डिफरेंस रख रहे हैं वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल रख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल, ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, क्या है ये प्रिंसिपल, तो ये फेज स्प्लिटिंग प्रिंसिपल है। यही कारण है कि जो हम लोग पहला जो स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ना, तो हम सबसे पहले स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, तो उसी से इसका नाम पड़ा था उस मोटर का स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते, उस केस में हम लोग क्या करते, 2 वाइंडिंग यूज कर रहे थे, वहाँ पर ना तो कोई हमने कैपेसिटर यूज किया था, कुछ भी नहीं यूज किया था, एक सिंपल 2 वाइंडिंग हमने यूज किया था। एक का नाम रखा था ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक जो था वो मेन वाइंडिंग था। दोनों के बीच हमने क्या किया था, फेज डिफरेंस जो रखा था 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फेज स्प्लिटिंग, और जिसके वजह से उसका नाम पड़ा था स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इंडक्शन मोटर स्टेटर करंट, स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर ईएमएफ आर इन फेज। तो जी हाँ, जब इंडक्शन मोटर जो होता है उसका स्टेटर करंट जो होता है, स्टेटर फ्लक्स होता है, स्टेटर करंट मान लीजिए ये है स्टेटर करंट, स्टेटर फ्लक्स और रोटर ईएमएफ, रोटर का जो ईएमएफ मिलेगा E2 वो सभी क्या होंगे, एक ही फेज में होगा, इन फेज होगा। ठीक है, सेकंड बोल रहा है रोटर करंट एंड द रोटर फ्लक्स आर इन फेज, और रोटर करंट और रोटर फ्लक्स जो बोल रहा है वो दोनों ही इन फेज होगा। मतलब कहने का रोटर करंट जो होगा वो इन फेज होगा। तो जी हाँ, ये भी सही है कि जो रोटर करंट है और जो हमारा रोटर फ्लक्स है, ठीक है, वो दोनों ही इन फेज होगा और दोनों ही बोथ लेग बिहाइंड द रोटर ईएमएफ बाय 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री से लेग करेगा। मतलब जो रोटर ईएमएफ है, रोटर ईएमएफ E2 है, रोटर ईएमएफ से ये दोनों ही I2 और φR जो है वो दोनों ही लेग करेगा 90 डिग्री से। ठीक है, सेकेंड थर्ड बोल रहा है रोटर करंट, रोटर फ्लक्स एंड रोटर ईएमएफ आर इन फेज। तो ऐसा नहीं है, रोटर करंट हमारा ये है, ठीक है, और रोटर फ्लक्स हमारा ये है, और रोटर ईएमएफ को हम अगर देखें तो दोनों ही रोटर ईएमएफ और रोटर करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, वो तीनों ही एक फेज में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
तो ये याद रखिएगा, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग फ्लक्स होता है, सॉरी स्टार्टिंग करंट नहीं, स्टेटर करंट, स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर ईएमएफ तीनों ही एक फेज में होते हैं, और जो हमारा रोटर करंट और रोटर फ्लक्स होता है वो दोनों ही सेम फेज में होते हैं। लेकिन ये जो होता है रोटर करंट वो 90 डिग्री लैग करता है रोटर ईएमएफ से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है field created by rotor current is at right angle to the field created by a stator current and is so called the cross field. The cross field is this stator field at actually operating speed. बोला जाए रोटर करंट से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए रोटर करंट से हमें फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो राइट एंगल है टू द फील्ड क्रिएटेड बाय द स्टेटर करंट। ठीक है, स्टेटर करंट से जो फील्ड क्रिएट होगा उससे राइट 90 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, एंड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड। जब हमारा रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस फील्ड। ठीक है, तो द क्रॉस फील्ड, the stator field is the cross field is dash, a stator field is actually operating speed। तो ये होता है somewhat weaker than the stator field। तो क्रॉस फील्ड जो मिलने वाला हमको है वो वीकर होता है, somewhat weaker than a stator field at actual operating speed। मतलब कहने का मतलब एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो हमको क्रॉस फील्ड मिलने वाला है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलने वाला है, कुछ इस टाइप का रिजल्टेंट मिलेगा, वो क्या होगा, कम होगा, समवट वीकर होगा, मतलब कमज़ोर होगा स्टेटर फील्ड के। स्टेटर फील्ड के कंपेयर में ये कमज़ोर होगा ऑपरेटिंग स्पीड पे। ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड पर इसका जो रिजल्टेंट जो फील्ड मिलेगा, यहाँ पे मान लेते हैं रिजल्टेंट जो फील्ड मिलेगा वो वीकर होगा देन द स्टेटर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन कंपैरिजन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज। अगर हम कंपेयर करें 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी इफिशिएंसी बहुत कम होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की इफिशिएंसी कम होगी, उसका पावर फैक्टर भी कम होगा, पुअर स्पीड रेगुलेशन होगा, मोर स्लिप एट फुल लोड। फुल लोड पर जो स्लिप होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब डिसएडवांटेज होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंपेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टॉर्क डेवलप्ड बाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉप टू जीरो। बोल रहा है टॉर्क जो डेवलप हो रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वो जीरो हो जाएगा कब। तो हमने देखा था जो फेजर डायग्राम जो देखा था हमने वो था टॉर्क वर्सेस स्लिप का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। टॉर्क यहाँ था, वाई एक्सिस में टॉर्क था और एक्स एक्सिस में स्लिप था। यहाँ पे स्लिप 0 होते हैं, यहाँ पे स्लिप 1 होता है। ठीक है, तो हमने देखा था जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा था टॉर्क वर्सेस स्लिप का वो कुछ इस तरह मिल रहा था। मतलब स्लिप जब 0 हो रहा था तो हमारा टॉर्क 0 हो जाता था, जब स्लिप 1 होता था तब भी हमारा टॉर्क 0 होता था। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है जो टॉर्क जो डेवलप हो रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ड्रॉप टू जीरो एट सिंक्रोनस स्पीड। अब सिंक्रोनस स्पीड कब मिलने वाला है, जब हमारा रोटर जो है वो रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड में, तो हमारा जो स्लिप होगा NS माइनस NR डिवाइड बाई NS क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय हमारा जो टॉर्क है वो 0 है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ड्रॉप टू 0 एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।